हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार क्लास 6 की एनसीईआरटी सब्जेक्ट इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को फिनिश किया। आज हम लोग अध्याय 3 देखिए, आरंभिक नगर। तो ये आरंभिक नगर तो ये कहीं ना कहीं हमको सिंधु सभ्यता की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि आरंभिक नगर का जो पूर्ण विकास या प्रथम नगरीकरण हम जिसको कहते हैं वो सिंधु सभ्यता में ही हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम सिंधु सभ्यता की एक सामान्य विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अन्य विशेषताओं के बारे में हमें जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 6 या 7 या 8 अपर क्लास में जाएंगे तो उस बढ़िया से इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा कहानी के माध्यम से बताया गया है कि उसी कहानी इसलिए दिखाई गई है कि सिंधु सभ्यता की स्टोरी भी, उसकी खोज भी कहीं ना कहीं इस कहानी से मिलती जुलती है। तो जैसे यहाँ 2 बालकों का चित्र दिखाया गया है, आपस में बात कर रहे हैं। या देखिए, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ़ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर या भूत का घर कहा करते थे। तो जहाँ ये खेल रहे थे वहीं आसपास कोई पुराना घर रहा होगा, तो उसी को चर्चा कर रहे थे। तो एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो। वास्तुकला का मतलब इसकी बनावट देखो, ये कैसे बना है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वो इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें, क्योंकि जो ये पुराना घर है ये हमारी प्राचीनता का द्योतक है। तो वो महिला कह रही है कि हम मंत्री जी से कहना चाहिए कि इसकी व्यवस्था करें ताकि ये एक याद के या स्मारक के तौर पे रहे। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों की इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी पे। पढ़ने से पहले या बताने से पहले हम थोड़ा आपको ये बताना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है पनपी। सिंधु की सहायक नदियों के किनारे, लेकिन ज़्यादातर स्थल इसके जो है सिंधु नदी के किनारे ही रहे हैं, इसलिए इसको प्रारंभ में सिंधु सभ्यता कह दिया गया। लेकिन इसके बाद में जैसे इसकी खोज हुई तो इस सभ्यता के ज़्यादातर स्थल जो है हमको सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे मिले। तो इसको बाद में कुछ पुरातत्वविदों के द्वारा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। और हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि पुरातत्व में या आर्कियोलॉजी में एक नियम है, अगर हम किसी सभ्यता या संस्कृति की खोज में जाते हैं तो जो पुरास्थल जहाँ पहले मिल जाता है उसी नाम पे हम उस सभ्यता को इंडिकेट करते हैं। तो यही हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो इसमें बताते हैं कि 1826 में चार्ल्स मैसन, जो वहाँ रेल वगैरह पटरी बिछाई जा रही थी, उसके खंडों से ईंट रोड़ों की व्यवस्था की जा रही थी। तो बाद में इसका ध्यान जॉन मार्शल कनिंघम जैसे पुरातत्वविदों की ओर गया, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में राखलदास बनर्जी ने जब खोज की तो एक विकसित सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को हमको मिली, जो अपने नगर नियोजन के लिए बहुत फेमस थी। तो देखिए, लिखा है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता मिला। तो हमने बताया ही आपको, चार्ल्स मैसन का हमने चर्चा की 1826 में, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी ये सोचकर हड़प्पा मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक, अभी बता दें, जो आधुनिक पाकिस्तान कह रहा है, उस समय जब भारत का विभाजन हुआ नहीं था, जिस टाइम की ये बात हो रही है, तो अगर बाद में देखें तो ये सभ्यता जब विभाजन होगा तो सभ्यता भारत पाकिस्तान और अफवाह स्वरूप अफगानिस्तान के 2 स्थल मुंडीगाक और सुरतगुई को हम ले सकते हैं। तो ये हड़प्पा जो है आधुनिक पाकिस्तान में, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंड है जो अच्छी ईंटें मिलेंगे यहाँ से। ये सोचकर वो हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और
तब पता चला कि ये खंड है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के किनारे इसके स्थल तो सिंधु सभ्यता कहा गया। बाद में सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज़्यादा इसके जो है स्थल खोजे तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। तो अब देखिए नगरों की विशेषता के बारे में हम देखेंगे कि नगरों की क्या विशेषता थी। इसमें कहा गया इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब देखिए जो यहाँ के नगर थे बताया जा रहा है 2 टीलों पे, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। तो यहाँ पे जो 2 टीले हैं, एक टीले पे यहाँ पे शासक वर्ग रहता था, एक टीले पे जो है यहाँ श्रमिक वर्ग या सामान्य लोग रहते थे। और उस बताया गया है कि ये दोनों जो टीले हैं जो हैं उनको 4 दीवारी से घेर दिया जाता है। एक सुरक्षा दीवार के तौर पर इसको जो है घेर दिया जाता था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, आप जिसको स्नानागार भी कह सकते हैं। ये लिखा है कि जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, या जो है धार्मिक अवसर पे या पूजा के अवसर पे इस टाइप का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ हम देखें तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसके किसी भी पहलू पे हम 100% श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा ही रहा होगा। तो ये अनुमान ही वहाँ की जो पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं उसके आधार पे ही हम लोग इसकी विशेषताओं का निरूपण करते हैं। लिखा है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जिसे आप ये गोगोरा होता था। और फिर कह रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो फिर जो है भंडार गृह जो जैसे अन्न वगैरह जो इकट्ठा किया जाता था, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल इन जैसे नगरों में मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है मानचित्र के तौर पे कि आरंभिक नगर कहाँ कहाँ थे। तो देखिए मोहनजोदड़ो, देखिए इधर सूतका को चाहुदड़ो, तो ये सब स्थल जो है जो सिंधु सभ्यता कुछ प्रमुख स्थल हैं। और ऊपर देखिए लिखा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो यहाँ से जो प्रमुख पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं तो ये हमने जो बताया, इन्हीं के आधार पे हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का निरूपण करते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए महान स्नानागार बनाया गया है। इसमें आप देखिए जो है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सीढ़ियाँ 2 तरफ से होती थी जो, और कुएँ भी बने होते थे। तो विशेष धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोजन होता था। अब लिखा है भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ के हम भवन और नालियों और सड़कों के बारे में चर्चा करेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी देखिए घरों में जो है आंगन छोड़ा जाता है बीच में। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और यहाँ एक बहुत बढ़िया विशेषता ये है कि लगभग हर घर में यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था थी। ये लोग इतने डेवलप थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे।
इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल या इसको आप सोख्ता गड्ढे कहते हैं, बनाए जाते थे। तो मेन होल आप कोई अजीब वर्ड मत समझ लीजिएगा। जो सोख्ता आजकल देखते हैं कि पानी अगर निकालने का रास्ता नहीं होता तो गड्ढा खोद के उसमें जो है बना दो, पानी उसी में स्टोर होता है, जिनके जरिए इसके देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो इसमें जब घरों की नाली जो होती थी वो जो है एक गली की नाली से जुड़ती थी और गली की नाली जो है सड़कों की बड़ी नाली से जुड़ती थी। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था यहाँ पे जो है की गई थी। और नालियों और सड़कों की साफ़ सफाई की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से की गई है। बताते हैं कूड़ेदान वगैरह की व्यवस्था भी इस सभ्यता में हमको देखने को मिलती है। अब नगरीय जीवन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ लोग जो रहते थे या यहाँ का शासक जो था उस आभूषणों या सोने चांदी के जो आभूषण थे, बहुमूल्य पत्थर, उनका वो शौकीन था जो है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस बात ये बताना चाहेंगे कि लोहे का प्रयोग ये लोग नहीं करना जानते थे। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में हम लोग देखेंगे, जो कि उत्तर वैदिक काल की घटना है। यहाँ देखिए जो ये चित्र बना हुआ है, इसके नीचे देखिए लिखा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर। देखिए एक मोहर एक सिरंगी गैंडे का जो है एक वहाँ पवित्र पशु माना जाता था, उसको दिखाया गया है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह की एक खास लिपि में, और देखिए यहाँ की लिपि जो है चित्रात्मक लिपि है, चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। जो है ये जो गैंडे वाली मोहर है उसमें लिखा गया है। और महाद्वीप में पाए गए लेखन कला का एक प्राचीनतम उदाहरण है। जो भारत में अगर लेखन कला के विषय में हम देखें तो यहाँ सबसे प्राचीनतम उदाहरण यही है। हालांकि पढ़ा नहीं गया है, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने, तो देखो ये पक्की मिट्टी के खिलौने जिसको आप टेराकोटा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे नगर और नए शिल्प लिखा है कि आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन की जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिले हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ जो धातुएँ बताई गई हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता था तो उसके विषय में बताया गया है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये पहले पेज में ये मनकों को दिखाया गया है। मनका जो है जैसे एक माला के तौर पे बनाया जाता था, उसमें हड्डी के भी मनके लोग बनाते थे, बहुमूल्य पत्थरों के भी मनके बनाते थे। और मनके बनाने का कारखाना अगर देखें तो सिंधु सभ्यता में लोथल, चाहूदरो और बगसरा में हमको देखने को मिलते हैं। और कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों को चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लेकिन जो है लोथल और देसलपुर से तांबे की भी मोहरें इस सभ्यता में मिली हैं, लेकिन अधिकांश मोहरें पत्थर की बनती और इनका जो है आकार जो है आयताकार होता था। तो देखो ये चित्र के माध्यम से इधर लेफ्ट साइड में ऊपर बाट जो है दिखाया गया है कि पत्थर के बाट देखो, और इनका बाट 16 के मानक गुणों में होता था। जो देखो हमारे यहाँ भी 16 आनों में पैसा विभक्त किया गया था, जो है 4 आने 4 चौक 16 करके। तो देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें
चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य बाएं में मनके हमने बता दिया कि मनके हैं। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। आज भी लोग माला जो है पहनते हैं। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, यहाँ जो मनके के बगल में दिखाया गया है। अब नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इनमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। तो यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से मोहनजोदड़ो इसको खंडित पुरुष की भी मूर्ति बोलते हैं क्योंकि ये टूटी फूटी है। उसका दायां हाथ देखिए टूटा हुआ है। अब आगे कह रहा है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो कपड़े के टुकड़ों के चांदी के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो देखिए 7000 साल मेहरगढ़ में कपास, तो सबसे पहले कपास का साक्ष्य हमको यहाँ मेहरगढ़ से ही मिलता है। और हमने कल भी चर्चा की थी कि मेहरगढ़ से गेहूं और जौ सबसे पहले उगाया गया था। और फेंस जो है हम आगे चर्चा करेंगे, फेंस के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आइए देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जो जिस कला में माहिर था वो उस वस्तु का निर्माण करता था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। कह रहा है पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। तो आप चित्र देख ही लिए हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, कह रहा है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर प्रशिक्षण करते हैं या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में, जैसे तो ऐसा कहा जा सकता है कि महिला और पुरुष दोनों विशेषज्ञ होते थे अपनी अपनी कलाकारी में। अब देखिए फेंस के बारे में बताया गया है कि फेंस क्या होता है, जो यहाँ अभी चर्चा हम लोग किए थे। कह रहा है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब कैसे तैयार किया जाता था देखिए। कह रहा है कि बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण उसका बनाया जाता था, उसको गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं भी बनाई जाती थी। इसमें कांच वगैरह भी पीस कर डाला जाता था। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, पॉलिश वगैरह कर दी जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ या बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो बाले जो कान में पहना जाता था, तो ये फेंस का उपयोग हो गया। अब कह रहा कच्चे माल की खोज में, जो कच्चे माल जो इन चीज़ें वस्तुएं बनाते थे, आभूषण को बनाते थे, वहाँ से कच्चा माल कहाँ से आता था, कहाँ से ये लोग उनको बनाते थे, इस पे हम चर्चा कर देंगे। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो आप कच्चे माल समझ गए होंगे। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। और कहाँ से आयात करते थे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। और राजस्थान में एक खेतड़ी की खान है जहाँ से तांबा निकलता है, वहीं से जो है ये लोग तांबा मंगाते थे। बीच बीच में जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट कुछ स्थल, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा जो किताब में नहीं है। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान से लोग तांबा मंगाए, लेकिन राजस्थान में तांबा कहाँ, खेतड़ी की खान से। तो आप लोग खेतड़ी लिख लीजिए। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ओमान से भी और राजस्थान से भी तांबा क्वेश्चन पूछेगा, दोनों विकल्प रहेंगे तो आपको मारना पड़ेगा। कांसे बनाने के लिए तांबे के लिए के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो देखिए अब जो है कांसा के इसकी धातु में तो तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाता था। और इसके जो ज़रूरत धातु थी वो ईरान और अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान से ही जो है एक पत्थर होता था लाजमड़ी, वो भी मंगाया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, तो आधुनिक कर्नाटक में जो है कोलार की खान है ना, वो हड़प्पा सभ्यता से और आज तक भी वहाँ से सोना निकाला जा रहा है। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो देखिए
एक चित्र बना हुआ है लेफ्ट साइड में, देखिए ऊपर, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना, दूसरी तरफ एक मोहर है। तो ये जो बड़ी सी दिखाई गई है लंबी सी, ये मोहर है। जो मुद्रा प्रणाली भी शायद नहीं विकसित हुई है, तो मोहरों से ही काम चलता रहा होगा। और उपहार प्रणाली जैसे अदला बदली, वस्तुओं का अदला बदली से भी काम लोग आपस में चलाते थे। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा लोग यातायात किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहले जानकारी थी? अब देखिए, कह रहा है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो क्या क्या वो खाते थे, उनका जीवन कैसा था। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अब देखिए, जो गाँव के लोग हैं, खेती तो गाँव में ही होगी, तो गाँव में जो लोग खेती करते थे वही लोग अनाजों को शहरों में पहुंचाते थे, और वहां से जो है उसके बदले में जो उनको ज़रूरतमंद चीज़ें होती थी उसको लाते थे। और यहाँ के लोग देखिए गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, इन सब जैसे फसलों को उगाते थे। अब देखिए, ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई होती। तो देखिए, खेतों की जुताई हल के द्वारा होती थी। काली बंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य हमको मिलता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अफगानिस्तान का एक जो स्थल में बताया है कि सुरथगुई, वहाँ से भी जुते हुए खेत में पेटुए के बीज का भी साक्ष्य हमको मिलता है। और ये देखिए, ये जो लकड़ी का हल दिखाया गया है, कहते हैं ना, बनावली से भी जो है, हरियाणा में एक स्थल है सिंधु सभ्यता का बनावली, वहाँ से मिट्टी का जो है हल मिला है, खिलौने के रूप में था। और कहते हैं बहावलपुर, जो पंजाब में है स्थल, बहावलपुर से भी, भारत का पंजाब, वहाँ से भी हल के नमूने हमको मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो किन जानवरों को पालते थे, किन का शिकार करते थे, वह ये यहाँ भी बताया गया है। अब कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे आइए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अच्छा, अब हम एक बात और यहाँ बताना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो है सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं आज़ादी के बाद, या सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, लिखा है कि कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। अब देखिए, इसमें एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जो धौलावीरा ये कच्छ की खाड़ी में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि धौलावीरा किस खाड़ी में, तो कच्छ की खाड़ी में खादिर बेंत, या कहीं कि अगर कादिर द्वीप भी लिखा रहेगा तो आप लोग टेंशनाइज मत होइएगा, कादिर द्वीप भी मिलता है। एक शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ के नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर है कि जो 3 भागों में विभाजित था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भाग में थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये हमने अभी आपको बता ही दिया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अगर धौलावीरा में हम एक चीज़ और बनाए तो यहाँ तालाब भी, या पोखर जिसको आप कहते हैं, यहाँ पे तालाबों में जो है जल को संरक्षण किया जाता था, जल संचय किया जाता था। तो नगर नियोजन के बाद अगर हम सिंधु सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषता की बात करें तो वह था जल प्रबंधन और जल संचयन की प्रणाली, वो जो कि हमको धौलावीरा में देखने को मिलती है। धौलावीरा में स्टेडियम भी हमको देखने को मिलता है। जूनी कुरान 2 स्टेडियम मिले हैं जहाँ पर लगभग 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है,
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। तो देखिए, साबरमती लोथल जो है यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो है हड़प्पा सभ्यता का। ये खंभात की खाड़ी में है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इस साबर नदी की एक उपनदी, तो वो नदी है भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल जो है बसा हुआ था। एक प्रमुख बंदरगाह था, तो जो कि माल की यहाँ से आसानी से कच्चा माल आयात निर्यात जो भी करते थे। अब देखिए, यहाँ लिखा है लोथल का बंदरगाह किनारे बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः वहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जा, जिसको आप लोड कहते हैं, माल लोड किया जाता था। नेक्स्ट पेज में कह रहा है, यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था कि मनके लोथल में बनते थे, चाहू दड़ों में बनते थे और बक्सराय, 3 स्थल हैं जो मनके बनाने के कारखाने सिंधु सभ्यता में थे। अब देखिए, मुद्रा या मोहर मुद्रांकन नहीं हो, तो इसमें आप चित्र में देखिए, बॉक्स में नीले रंग का बॉक्स बनाया गया है। लिखा है, मोहरों का प्रयोग सामान्य रूप से उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। कुछ मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं होती थी, तो ठप्पा मार दिया जाता था सामान पे। तो अब सभ्यता के अंत की भी बात यहाँ की जा रही है कि सभ्यता के अंत कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, एक सिंधु सभ्यता के जो विषय में बताया गया, इसके केवल सामान्य विशेषताओं के विषय में चर्चा की गई है। इसके हर एक पहलू पर चर्चा नहीं की गई। हर एक पहलू पर चर्चा हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक बढ़िया तरीके से जो है चर्चा इसके सब पहलू पर की जाएगी। अब सभ्यता के अंत पे हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कह रहा है लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो यहाँ हमने बताया था कि साफ़ सफाई की व्यवस्था थी। नालियाँ, छोटी नाली बड़ी नाली से और बड़ी नाली मेन नाली से मिलकर और नदी वगैरह में जाके गिर जाती थी। सफाई की व्यवस्था भी थी। लेकिन यहाँ देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र ढीला पड़ा होगा और ये व्यवस्थाएं चरमरा गई होंगी। जैसे सड़कों के किनारे जो है देखिए कचरे के ढेर बनने लगे और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। सिंधु सभ्यता की एक खास विशेषता थी कि यहाँ के जो दरवाजे जो है होते थे, खिड़कियाँ, वो मेन सड़कों की तरफ न खुल के जो है गलियों में खुलते थे। केवल लोथल एक अपवाद था कि जिसके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। तो आगे कह रहा है, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों को कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। तो यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो ऐसा है नहीं कि एक ही कारण से सिंधु सभ्यता के सारे स्थलों का जो है पतन हुआ होगा। अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार रहे होंगे। आगे कह रहा है कि ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग अध्याय लिखा है 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब तक सिंधु लिपि
को हम लोग के द्वारा, विद्वानों के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है, तब तक सिंधु सभ्यता के किसी पक्ष पर स्पष्ट रूप से कहना सही नहीं है, चाहे उसके उत्पत्ति के उद्भव के विषय में, चाहे उसके पतन के विषय में, उसके अन्य विशेषताओं के विषय में। ये जो वहाँ से पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि इसका पतन या उद्भव कैसे हुआ है। उसी आधार पर इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।